एलियन प्रोटोकॉल्स। 19 अक्टूबर 2017, हवाई का माउई द्वीप। यहां एक 10,000 फुट ऊंची चोटी पर मौजूद है हालियाकला ऑब्जर्वेटरी। एस्ट्रोनॉमर्स यहां पैनोरामिक सर्वे टेलीस्कोप एंड रैपिड रिस्पांस सिस्टम यानी पैन स्टार्स से उन रहस्यमय चीजों पर नजर रखते हैं जो बहुत तेज रफ्तार से हमारे सौर मंडल के अंदर आती हैं। मगर इस पिंड की ट्रैजेक्टरी उन सभी चीजों से बिल्कुल अलग थी जो हमने पहले देखी हैं। दरअसल मेरा काम था ये देखना कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी खूबियां क्या हैं। उस ऑब्जेक्ट की खोज हो चुकी थी और उस वक्त जो तस्वीरें ली गई थीं, उनमें साफ दिख रहा था कि एक ऑब्जेक्ट तारों की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तारे लाइट के अलग अलग डॉट्स होते हैं, जबकि वो ऑब्जेक्ट एक चमकदार लकीर जैसा होने की वजह से वो तेजी से बढ़ रहा था। तब हम लोग उसकी कक्षा को कंप्यूट करके ये अंदाजा लगाने लगे कि वो ऑब्जेक्ट आखिर है क्या। हमने पहले जो कुछ भी देखा उस सब के मुकाबले ये बिल्कुल अलग था। उन्हें जो पिंड दिखा वो एक बड़ी अजीब सी कक्षा में घूम रहा था। इस बात का सबूत कि वो इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि उसे ग्रेविटी भी एक गोलाकार कक्षा में नहीं खींच पा रही। सौर मंडल में जो कुछ भी है वो या तो एक गोलाकार कक्षा में है या फिर अंडाकार। ये एक बड़ी ही अनोखी चीज थी क्योंकि हमने अपने सौर मंडल में ऐसी कोई चीज पहले कभी नहीं देखी। इस पिंड को एक एस्टेरॉयड माना गया और नाम रखा गया ओमुआमुआ। हवाई भाषा में इसका मतलब होता है जासूस या दूत। ये इस तरह का पहला पिंड था जिसे आधिकारिक तौर पर तारों के बीच घूमने वाला माना गया। हमारे सौर मंडल में आ रहे एक एस्टेरॉयड का पता लग गया था। इस बात को समझिए, हमारे सौर मंडल में आ रहे एक एस्टेरॉयड का पता लग गया था। वो कहां से आया कुछ पता नहीं, पर हाँ, वो हमारे सौर मंडल के बाहर से आया था या कहीं और से। ये बहुत बड़ी बात थी कि हमने उसे देखा था। हम जान गए थे कि बहुत सी चीजें एक से दूसरे स्टार सिस्टम में आती जाती हैं। सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस यानी सेटी के रिसर्चर्स न सिर्फ ये जानना चाहते थे कि ओमुआमुआ आया कहां से है, बल्कि वो उसके अनोखे आकार को देखकर भी हैरान थे। उसका शेप बड़ा ही अजीब था, बिल्कुल सिगार की तरह, और वो अपनी चौड़ाई के मुकाबले 5 या 10 गुना ज्यादा लंबा था। हम जिन उपग्रहों के बारे में जानते हैं उनमें से एक भी सिगार की तरह नहीं था। तब बहुतों ने ये सवाल उठाए कि क्या वो सचमुच पत्थर ही है? हो सकता है उसके अंदर कोई हो, शायद वो हमसे मिलने आए हो। अगर मुझे कोई ऐसा यान बनाना पड़े जिससे एक से दूसरे तारे तक पहुंचने में कई सौ साल या हजारों साल या शायद लाखों साल लगने वाले हों, तो मैं सबसे पहले एक एस्टेरॉयड ढूंढूंगा जिसके ऊपर सारे मिनरल्स हों और मैं उसी को अपने पसंद के यान में बदल दूंगा। मुख्यधारा के आवी लोब जैसे एस्ट्रोनॉमर जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि ओमुआमुआ का सिगार जैसा आकार किसी यान का ऐसा बेहतरीन डिजाइन है जिससे वो अंतरिक्ष में कहीं भी जा सकता है। इसके बाद एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस और कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने ये पूछना शुरू कर दिया कि क्या वो एस्टेरॉयड या ग्रहिका असल में एक परग्रही यान है। मुझे सबसे दिलचस्प बात लगती है कि ओमुआमुआ का सिगार जैसा आकार, क्योंकि सिगार के आकार के यूएफओस दिखने की रिपोर्ट्स भी हैं और कई चश्मदीद भी। तो क्या ये कहा जा सकता है कि इनके बीच कोई रिश्ता है? सिगार के आकार की अनोखी उड़न तश्तरियों के नजर आने की बात तो कई 100 साल से कही जा रही है। ये लकड़ी की बनी कलाकृति 1561 की है और इसके ऊपर बने चित्र उस शख्स के बयान के आधार पर बने हैं जिसने दावा किया था कि न्यूरेमबर्ग जर्मनी में उसने कुछ गोल और ट्यूब्यूलर चीजें देखी थीं। किसी उड़न तश्तरी की जो पहली फोटो ली गई थी उसमें भी 1870 में माउंट वॉशिंगटन न्यू हैम्पशायर के आसमान में उड़ती हुई एक लंबी सिलेंडर के आकार की चीज नजर आ रही है। आजकल तो सिगार के आकार की उड़न तश्तरियों के नजर आने की बात आम हो गई है और उन अनोखी चीजों को ही उड़न तश्तरी या यूएफओ कहते हैं। क्या ये संभव है कि एक उपग्रह को खोखला किया गया हो और उसी से एक अंतरिक्ष यान बनाकर उसे एक खास कक्षा में या एक अलग ट्रेजेक्टरी पर भेज दिया गया हो? ओमुआमुआ के अंदर क्या था, इसका तो बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। ओमुआमुआ जैसी चीजों की खोज ने वाकई वैज्ञानिक समाज की सोच को झकझोर दिया था, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में
पहली बार किसी एस्ट्रोनॉमर को ये कहते सुना था कि हमारे सौर मंडल में जो उड़ती हुई चीज नजर आई थी वो एक परग्रही यान हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा, एक एस्ट्रोनॉमर ने ये कहा है। हो सकता है कि ओमुआमुआ एक अफवाह हो, लेकिन वो सच भी हो सकता है। उससे कम से कम एक बात तो पता लग ही गई है कि हमें एक प्रोटोकॉल चाहिए। हमें भी ये पता होना चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं और उसके बारे में हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। ये हमारे लिए खतरे की घंटी थी, क्योंकि हमें अब ये पता लग गया था कि वाकई अगर ऐसी कोई घुसपैठ होती है तो ऐसे में हमें क्या करना होगा। क्या हम इंसानों ने कोई ऐसी योजना बना रखी है कि अगर कोई यान परग्रही जीवों के साथ पृथ्वी पर आता है तो हम क्या करेंगे? और अगर बनाई है तो उसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं और उसे लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स ने एक दस्ता बना रखा है जिसका नाम है पोस्ट डिटेक्शन टास्क ग्रुप, और मैं कई साल तक उसका प्रमुख रहा। उसमें कुछ आम लोग थे जिनका काम था ये सोचना कि अगर हमें कभी कोई अनोखा सिग्नल मिलता है या कोई परग्रही टेक्नोलॉजी नजर आती है तो हम क्या करेंगे, हमारा अगला कदम क्या होगा, हम किसे बताएंगे, हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी और समाज पर उसका क्या असर होगा। 1989 में सेटी के साथ काम कर रहे इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स ने एक लेख जारी किया जिसका शीर्षक था परग्रही जीवों के नजर आने के बाद क्या करना चाहिए। इसमें लिखा था कि अगर कहीं किसी परग्रही के मौजूद होने की पुष्टि हो जाए तब सबसे पहले यह फैसला करना होगा कि कौन सी सरकार या वैज्ञानिक संगठन उसके साथ बातचीत शुरू करेगा, ताकि हालात ऐसे न बन जाएं कि पूरी दुनिया अपना अपना दावा पेश करने लगे। सेटी के प्रोटोकॉल सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल कम्युनिटी पर ही लागू होते हैं, मगर बहुत से खिलाड़ी उसके दायरे से बाहर हैं। सिटी के प्रोटोकॉल्स भले ही एस्ट्रोनॉमर्स पर लागू होते हों, पर वो सरकारों पर नहीं होते और वो कानूनी रूप से बाध्य भी नहीं कर सकते। कोई किसी रेडियो एस्ट्रोनॉमर या किसी और को ये नहीं कह सकता कि वो ट्रांसमिट ना करे। अमेरिका और दूसरे बड़े देशों ने भी ये फैसला किया था कि उस मकसद से रेडियो टेलीस्कोप्स के इस्तेमाल पर पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन नॉर्थ कोरिया जैसे देशों को रोकने का कोई तरीका नहीं। हम इसके ऊपर निगरानी नहीं कर सकते, इसलिए हमें बहुत ध्यान से इस बारे में सोचना होगा कि अगर इस तरह की कोई घटना वाकई होती है तो उसके अंजाम क्या होंगे। अगर पृथ्वी पर रहने वाले किसी इंसान का संपर्क या उसकी बातचीत किसी दूसरी दुनिया के एक बुद्धिमान जीव से होती है, तो क्या दुनिया की सरकारों के पास ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है जिससे वो स्थिति का सामना कर सके? ऐसे प्रोटोकॉल्स जो सिर्फ एक देश पर ही नहीं पूरी दुनिया पर लागू होते हो। मैंने अपनी जिंदगी के 4 बड़े अहम साल एक किताब की रिसर्च पर लगा दिए, जिसके लिए मैं और मेरे साथी एक प्रोटोकॉल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर हम पर परग्रहियों ने हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे। इसलिए हमने उसे हर तरफ ढूंढा और कई डेटाबेसेस को खंगाल डाला, मगर हमें एक भी ऐसा सरकारी दस्तावेज नहीं मिला जिसमें यह लिखा हो कि अगर हमारे ऊपर परग्रही हमला करते हैं तो हम क्या करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कोई दस्तावेज है ही नहीं। ब्रिटेन की डिफेंस मिनिस्ट्री में मेरा जो अनुभव रहा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि अगर इस बारे में कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा तो वो बड़ी हैरानी की बात होगी। मुझे तो यही लगता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में अंदर ही अंदर खिचड़ी पकाई जा रही है और मामला जो भी है वो बिल्कुल क्लासिफाइड है। हालांकि दुनिया के ज्यादातर बड़े देशों की सरकारें इस बात से इनकार करती हैं कि उनके पास ऐसी कोई योजना या ऐसा कोई प्रोटोकॉल है जिससे परग्रही हमला होने पर हम कुछ कर सकें। लेकिन कई एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि सरकारों के पास न सिर्फ योजना है बल्कि उन्होंने कई दशक पहले से पूरी तैयारी कर रखी है। इतना ही नहीं, पृथ्वी की सरकारें और दूसरे ग्रहों से आने वाले जीव हजारों साल से एक दूसरे के संपर्क में हैं। दिसंबर 2017 न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ी धमाकेदार खबर छपी। उसके मुताबिक पेंटागन के अंदर करीब 2 करोड़ 20 लाख डॉलर्स के गुप्त बजट से एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका मकसद है उन उड़न तश्तरियों की जांच करना जिनसे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। 2007 से 2012 तक उस एडवांस्ड एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम ने ढेर सारे ऐसे वीडियो जमा किए जिनमें आसमान में होने वाली कुछ बड़ी ही हैरत अंगेज घटनाएं दिख रही थी। उनमें से कुछ वीडियो जारी कर दिए गए थे। इनमें से कम एक वीडियो तो एक F-18 के गन कैमरा से शूट किया गया था।
ऐसा नहीं होता कि हम अपने प्लेन में जाएं और उड़ते हुए किसी का पीछा करने लग जाएं। आपको ऐसा करने को कहा जाता है और सच का पता लगाने के लिए बहुत से लोगों की जरूरत पड़ती है। हालांकि उस प्रोग्राम जिसे एटिप भी कहते हैं, उसमें हुई ज्यादातर खोजों को तो आज भी गुप्त ही रखा गया है और उन्हें शायद कभी जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन उसका वजूद ही इस बात का सबूत है कि अमेरिकन सेना के पास इस बात से जुड़े प्रोटोकॉल्स हैं कि उड़न तश्तरियों की जांच किस तरह से करनी है। लेकिन क्या उस वीडियो से कुछ और भी पता लगता है? कोई ज्यादा अहम बात? क्या वो इस बात का सबूत हो सकते हैं कि न सिर्फ उड़न तश्तरियां होती हैं, बल्कि सरकार उनका अध्ययन भी कर रही है और उन्हें मारकर गिरा नहीं रही? हम वॉर गेम सिमुलेशंस में कई तरह की संभावनाओं को सिमुलेट करते हैं। मैंने ऐसे कई सिमुलेशंस देखे हैं जिनमें वो अपने सिपाहियों को पलक झपकते ही टेलीपोर्ट कर देते थे, या उनके पास ऐसी शील्ड्स थीं जिनसे वो ज्यादा से ज्यादा कैलिबर वाले हथियारों से भी अपने आर्मर को बचा लिया करते थे। अक्सर इसे 2075 की लड़ाई कहा जाता है। अब आप खुद सोचिए, हम भविष्य में होने वाली लड़ाइयों के लिए अभी से अपनी सेनाओं को तैयार कर रहे हैं। मतलब ये कि हम अपनी सेनाओं को अपने से कहीं ज्यादा उन्नत से लड़ने लायक बनाना चाहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उन उड़न तश्तरियों की जानकारी जमा करके उनका अध्ययन करने के बाद अमेरिकन सेना ऐसे प्रोटोकॉल्स बना रही है जिससे हमारी भविष्य की सेनाएं परग्रही सेनाओं का सामना कर सके, वो भी पृथ्वी पर नहीं बल्कि दूसरे ग्रहों पर? हमारे पास अंतरिक्ष क्षमताएं होनी ही चाहिए, इतनी कि हम अपने यान में बैठें, उसे चलाएं और अंतरिक्ष में पहुंच जाएं। अभी हमें अंतरिक्ष में जाने से पहले महीनों की तैयारी करनी पड़ती है। हमें चांद, मंगल ग्रह, यूरोपा और अपने सौर मंडल में कई और जगहों पर अपने बेस बनाने होंगे, ताकि हमें सब कुछ सिर्फ पृथ्वी से ही ना करना पड़े। हम स्पेस सूट पहनकर नहीं लड़ सकते। हमारे पास उस तरह के माहौल में लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। हमारे पास आयरन मैन जैसे पावर्ड आर्मर सूट्स होने चाहिए, ताकि हमारी काबिलियत और बढ़े और वो हमारे लिए मुसीबत ना बने। और इसके लिए हमें चाहिए दूसरी टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर अमेरिकन सेना के पास परग्रही खतरों का पता लगाने और उनसे लड़ने के गुप्त प्रोटोकॉल्स हैं, तो क्या उनके पास आम दिनों में होने वाली मुलाकातों के लिए भी प्रोटोकॉल्स हैं? और अगर ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं, तो क्या वो उस ग्लोबल स्ट्रेटेजी का भी हिस्सा हैं, जिसके तहत उन्हें दुनिया के दूसरे देशों के साथ गुप्त रूप से साझा किया जा रहा है? वेटिकन सिटी, मई 2014। परग्रहियों को अपनी दुनिया में शामिल करने के विषय पर वक्तव्य देते हुए पोप फ्रांसिस ने अपनी सभा में बैठे तमाम लोगों को ये कहकर चौंका दिया था कि अगर कभी दूसरे ग्रहों के जीव पृथ्वी पर आते हैं तो हम कैथोलिक चर्च में उनका स्वागत करेंगे। ये पहली बार था कि किसी पोप ने खुलेआम न सिर्फ ये कबूल किया कि परग्रही जीव होते हैं, बल्कि ये भी माना कि वो बुद्धिमान हैं और एक से दूसरे ग्रह की यात्रा कर सकते हैं। पोप की ये बात इस तरफ एक छोटा सा इशारा भर थी कि दूसरी दुनिया से जीवों के आने के मामले में हमारी सोच काफी बदल रही है। दुनिया भर के धार्मिक संगठनों और सभी धर्मों के प्रमुखों ने माना था कि इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि परग्रही जीव हो सकते हैं, भले ही उन्होंने उनके वजूद को कबूल न किया हो। भले ही इस पर पहले भी गुप्त रूप से यकीन किया जाता था, या फिर ये हाल ही में पैदा हुई एक स्थिति है, मगर दुनिया भर के धार्मिक संगठनों ने अब ये खुलकर मानना शुरू कर दिया है कि पृथ्वी के परे भी बुद्धिमान जीव हो सकते हैं। कैथोलिक चर्च के बयान भी दलाई लामा के उन बयानों से मिलते थे जिनमें उन्होंने कहा था कि कायनात में जो भी जीव हैं, उनके बारे में हमें खुले दिमाग से सोचना होगा और उन सभी को एक जैसा और बराबरी का समझना होगा। हमें परग्रही जीवों को अजनबी नहीं बल्कि अपने जैसा ही मानना चाहिए। जब वो हमारा सामना करेंगे या हम उनका सामना करेंगे, तो अगर हम ना चाहें तो हमारे बीच किसी तरह का संघर्ष भी नहीं होगा। जहां तक एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट की बात है, तो वो तो यही मानते हैं कि दुनिया भर के धर्म आज परग्रही जीवों के वजूद को कबूल करने लगे हैं। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि इसके बारे में वो हजारों न सही पर कई 100 साल से तो जरूर जानते हैं। उनका कहना है कि दुनिया के सभी न सही लेकिन ज्यादातर धर्म इस बात को मानते हैं कि दूसरे ग्रहों के जीवों का न सिर्फ वजूद है, बल्कि वो इस पृथ्वी पर इस मकसद से आते रहे हैं कि हमें आध्यात्मिक और वैज्ञानिक ज्ञान दे सकें। 1999 में नासा का एक लेख छपा
द सोसाइटल इम्प्लीकेशंस ऑफ एस्ट्रोबायोलॉजी। उस स्टडी का असली मकसद था ये पता लगाना कि ये बात जाहिर होने पर आखिर धर्मों पर क्या असर पड़ेगा। नासा की नजरों में धर्म एक ऐसा औजार है जो उन सवालों के जवाब दे सकता है जिनके जवाब विज्ञान के पास नहीं है, क्योंकि उसकी नजरों में धर्म बड़े लंबे समय से उन परग्रही जीवों की बात करते रहे हैं और लोगों को बताया है कि दूसरी दुनिया के जीवों पर वो यकीन करें। दुनिया के सभी बड़े धर्मों की एक आम भविष्यवाणी है कि एक न एक दिन मानवता का उद्धार करने के लिए एक मसीहा आएगा, और इनमें से ज्यादातर दावों में उस मसीहा के किसी ऐसे वाहन से आने की बात है जो अंतरिक्ष में जा सकता हो। मसीहा अपने साथ फरिश्तों की पूरी फौज लेकर आता है, और बाइबल के मुताबिक फरिश्ते किसी भी लिहाज से इंसान तो नहीं होते, वो हर मायने में परग्रही होते हैं। परग्रही हमारे बीच हैं और वो हजारों साल से पृथ्वी पर रह रहे हैं। ये बात हमारे पूरे समाज को बदल देगी। आखिरकार पृथ्वी पर रहने वाले हर इंसान को पता लग जाएगा कि हम अकेले नहीं हैं। क्या ये कहा जा सकता है कि पृथ्वी पर एक ऐसे मसीहा के आने की बात जो मानवता का भला करेगा उस संदेश पर आधारित है जो हमारे पूर्वजों को दूसरी दुनिया से आए जीवों ने दिया था? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि हाँ, यही बात है, और कहते हैं कि दूसरे ग्रह के जीवों के आने की बात न सिर्फ कही गई है बल्कि वो आ भी रहे हैं। मार्च 2018, लेखक और रिसर्चर एंड्रू कॉलिंस एक बड़ी ही अनोखी चीज देखने शेफील्ड, इंग्लैंड गए। हाय गाइस, हाय, मैं हूं कैसे हैं? एंड्रू कॉलिंस। हाय मिल्टन। यहाँ वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट मिल्टन वेनराइट और इंजीनियर क्रिस रोज से मिल रहे हैं, उस रिसर्च टीम के 2 सदस्यों से जो ये मानती है कि जीवन की शुरुआत पृथ्वी पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में हुई थी, और उसके बीज पैनस्पर्मिया नाम की एक प्रक्रिया के जरिए पृथ्वी पर आए थे। मगर ये थ्योरी आज की नहीं बल्कि 5वीं सदी ईसा पूर्व की है। उस थ्योरी के मुताबिक सूक्ष्म जीव ब्रह्मांड की एक से दूसरी जगह जा सकते हैं और वो कई बार पृथ्वी के वायुमंडल को भी पार कर लेते हैं। आपने जो चौंकाने वाली खोजें की हैं उसके बारे में प्लीज बताइए। 2000s की शुरुआत में मैं अपने सहयोगी चंद्र विक्रमा सिंघे के साथ भारत से कुछ बलून्स लॉन्च कर रहा था। वो बलून्स जमीन से करीब 41 किलोमीटर ऊपर से हवा के नमूने जमा कर रहे थे। उनसे पता लगा कि वो जीव लगातार पृथ्वी पर आ रहे हैं। पैनस्पर्मिया असल में बड़ी साधारण सी बात है। इसका सीधा सा मतलब है कि जीवन अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आया। उसका जन्म यहाँ नहीं हुआ बल्कि वो अंतरिक्ष से आया था। और पैनस्पर्मिया के बारे में मैंने जो खोज की है उससे भी यही पता लगता है कि वो जीव अभी भी अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप ये नमूने कैसे जमा करते हैं? तो ये है हमारा बलून जो हाइड्रोजन गैस की बदौलत हवा में आसानी से उड़ता है। तो ये है हमारा कैप्चर मैकेनिज्म। इससे एनवायरनमेंट में मौजूद छोटे छोटे मेटल स्टब्स एक्सपोज हो जाते हैं। तो आप ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो माइक्रोब्स ऊपरी वायुमंडल से आते हैं, पृथ्वी से नहीं, है ना? बिल्कुल सही। सारे क्रिटिक्स कहते हैं कि वो जीव पृथ्वी के ही हैं क्योंकि हम जीवों से घिरे हुए हैं, मगर हमारे पास कई ऐसे सबूत हैं जिनसे पता लगता है कि वो मटेरियल पृथ्वी का नहीं है, वो अंतरिक्ष से आया है। कमाल की बात है। क्या इनमें से कोई कभी नष्ट भी हुआ है? नहीं, आज भी हम उसकी उम्मीद नहीं कर रहे। बस दुआ कीजिए। बढ़िया। ये टीम बलून को उस जगह पर ले आई है जहां से उसे लॉन्च करना है। ये पृथ्वी से 37 किलोमीटर या 23 मील ऊपर आसमान में जाएगा। सब लोग तैयार है ना? एंड्रू, आप गिनती शुरू कीजिए प्लीज। 5, 4, 3, 2, 1, छोड़ दो उसे। चला गया। जब ये बलून पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर अपनी निर्धारित जगह पर पहुंचता है तो इसका कैप्चर मैकेनिज्म उन सूक्ष्म जीवों के नमूने जमा करने लगेगा जो पृथ्वी के नहीं हैं, और नमूने जमा करने के बाद बलून फट जाएगा और उसका कैप्चर मैकेनिज्म एक पैराशूट के जरिए सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आएगा। ये टीम जीपीएस ट्रैकिंग की मदद से पता लगाती है कि मैकेनिज्म कहां गिरा है। उसे ढूंढने के बाद फौरन एक सील्ड कंटेनर में नमूने रख दिए जाते हैं। उसके साथ पृथ्वी के सूक्ष्म जीव नहीं मिल पाते। कुछ ही देर बाद एंड्रू भी मिल्टन और क्रिस के पास उनकी प्रयोगशाला में पहुंच गए। यहाँ वो उन सूक्ष्म जीवों को एक साफ सुथरे स्टरलाइज्ड कमरे में निकालते हैं और फिर उनका विश्लेषण करके देखते हैं कि उनमें पृथ्वी का कोई सूक्ष्म जीव तो नहीं मिल गया।
साफ सुथरा कमरा। आप इसका स्टेरिलाइजेशन कैसे करते हैं? इस प्रक्रिया के पीछे के प्रोटोकॉल्स क्या हैं, बताएंगे? सबसे जरूरी काम है अंदर की हवा को स्टेरिलाइज करना। इस बात का ध्यान रखना कि अंदर की हवा में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो। हवा बिल्कुल साफ होनी चाहिए। मिल्टन और क्रिस ने अपने मैकेनिज्म पर से कार्बन टैब्स हटाए और उन्हें वैक्यूम सील्ड कंटेनर्स में रख दिया। इस तरह से अब आगे इनके दूषित होने का कोई खतरा नहीं रहेगा। और फिर ये नमूने को एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्कैन करते हैं। बाप रे, ये क्या बला है? मैं दावे से कह सकता हूं कि ये बायोलॉजिकल है। अगर आप इसे एनालाइज करेंगे तो आपको इसमें कार्बन, ऑक्सीजन और थोड़ी बहुत नाइट्रोजन भी मिलेगी, और उनका मतलब है जीवन। तो आपका मतलब है कि ये बायोलॉजिकल जीव का अंश मूल रूप से किसी और ग्रह का हो सकता है? बिल्कुल। इसके आसपास पृथ्वी की कोई चीज नहीं थी, ये बिल्कुल खालिस है। मतलब ये बाहर से आया है। अब अगर हम थोड़ी सी मॉडलिंग की स्टडी करें तो पता लगता है कि 6 माइक्रोन से बड़ी कोई भी चीज ऊपर नहीं जा सकती। अच्छा। ये तो 200 माइक्रोन का है। ये काफी बड़ा कण है। जाहिर है ये अंतरिक्ष से ही आया है। जाहिर है हम जिसे देख रहे हैं वो एक असली परग्रही जीव है। आप जो देख रहे हैं उसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म या फिर ऑर्गेनिजम्स का एक झुंड है जो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आया है। 6 माइक्रोन से बड़ी कोई भी चीज पृथ्वी की सतह से उस ऊंचाई तक नहीं जा सकती जहां से हमने नमूने लिए हैं। इसके बावजूद हमें उस ऊंचाई पर भी 200 माइक्रोन के कण मिल रहे हैं। वो पृथ्वी से तो वहां तक नहीं जा सकते। वाह, क्या बात है, मेरा तो दिमाग चकरा गया। बायोलॉजिकल जीव, ये पृथ्वी के नहीं बल्कि किसी और ग्रह के हैं। क्या ये इस बात का सबूत है कि ये जीव पृथ्वी का नहीं बल्कि किसी दूसरे ग्रह का है? हमें इस बात के सबूत मिल गए हैं कि ये एक परग्रही बायोलॉजिकल जीव है। इन तस्वीरों को देखना बहुत बड़ी बात है और मैं इस बात से सहमत हूं कि पृथ्वी ऐसे जीवों से घिरी है जो इस दुनिया के नहीं हैं बल्कि किसी और ग्रह से आए हैं। ये देखिए, ये तस्वीर हमने पहले ली थी। सच कहूं तो मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी कोई और तस्वीर नहीं देखी है। इसके अंदर बायोलॉजिकल मटेरियल है और उस मटेरियल में कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। मतलब ये बायोलॉजिकल है। जब हमने उस बॉल को एनालाइज किया तो हमें उसमें टाइटेनियम मिला और थोड़ा सा वनेडियम भी मिला। ये टाइटेनियम का गोला है जिसके अंदर भी जीव हैं और बाहर भी। मगर ये आखिर है क्या? एक संभावना ये है कि ये डायरेक्टेड पैंस्पर्मिया हो। किसी सभ्यता ने इसके अंदर और बाहर वो बायोलॉजिकल मटेरियल रख दिए और फिर उन्हें छोड़ दिया। इससे साफ पता लगता है कि किसी और ग्रह के जीव दूसरे ग्रहों पर जीवन के बीज भेज रहे हैं। हमें पैंस्पर्मिया या डायरेक्टेड पैंस्पर्मिया का जो सबूत मिला है वो शायद इस बात का आज तक का सबसे पुख्ता सबूत है कि दूसरे ग्रह के जीवों ने पृथ्वी पर जीवन के बीज डाले थे और ये सोच ही अपने आप में बड़ी अनोखी है। नासा का एक डिपार्टमेंट है, ऑफिस ऑफ प्लैनेटरी प्रोटेक्शन, जिसका काम है दूसरे ग्रहों से आने वाले बायोलॉजिकल जीवों से पृथ्वी की हिफाजत करना। अब आप उन्हें चाहे जो भी कहें, उन्हें पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर नहीं आने देना। इस बात से जुड़े बिल्कुल डिटेल्ड प्लान्स और प्रोटोकॉल्स हैं कि हम अगर किसी दूसरे ग्रह, चांद या उपग्रह पर कोई प्रोब भेजते हैं तो उसे वापस भी ला सकते हैं। हमारे पास आज जो प्रोटोकॉल्स हैं वो इस संभावना को ही खारिज कर देते हैं कि हमें उन मूल बायोलॉजिकल जीवों का अध्ययन करना चाहिए जो हमारी पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फीयर तक गहरे अंतरिक्ष से चले आए हैं। और मुझे ये बात सही नहीं लगती। ये बड़े अफसोस की बात है। अगर दूसरे ग्रहों के जीव हमारे ग्रह पर आ रहे हैं तो क्या नासा के सख्त प्रोटोकॉल्स हमें किसी बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन से बचा पाएंगे? या ये कहा जा सकता है कि उस कंटेमिनेशन को रोका नहीं जा सकता और यही वो तरीका है जिससे पृथ्वी पर लाखों साल पहले जीवन की शुरुआत हुई थी? 4 अक्टूबर 1957
सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 लॉन्च किया। पृथ्वी की कक्षा में जाने वाला पहला उपग्रह। उसकी कामयाबी ने दुनिया को दंग कर दिया और फिर अमेरिका भी फौरन हरकत में आया। इसके साथ ही अंतरिक्ष की रेस शुरू हो गई और तब बनी नासा, सरकार की पहली ऐसी एजेंसी जिसका काम न सिर्फ इंसान को अंतरिक्ष में पहुंचाना था, बल्कि उसने 1969 तक एक इंसान को चांद पर भी पहुंचा दिया। असल में नासा का पूरा ध्यान अंतरिक्ष के हर पहलू की खोज पर था और उसने इसके लिए परग्रही जीवों की खोज से होने वाले असर के नाम से एक अध्ययन भी शुरू करवाया, जिसे द ब्रुकिंग्स रिपोर्ट भी कहते हैं। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट रिपोर्ट सिर्फ ये सवाल नहीं उठाती कि क्या परग्रही सचमुच है, उसने इस बात पर सवाल उठाया कि अगर वो हमें मिल गए तो क्या होगा। परग्रही जीवों की खोज का बड़ा ही गहरा असर होगा और वो असर समाज के हर स्तर पर भी होगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, रिलीजन, टेक्नोलॉजी, साइंस, हर बात पर असर होगा। द ब्रुकिंग्स रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि सरकार धीरे धीरे उस जानकारी को जाहिर करेगी ताकि आम लोग भी सांस्कृतिक रूप से परग्रही जीवों के बारे में जान सकें। हम में से जितने भी लोग ब्रॉडकास्टिंग से जुड़े हैं वो शुरू से यही अंदाजा लगाते रहे हैं कि सरकार ये क्यों नहीं बताती कि क्या चल रहा है, सच क्या है। और बहुत से लोग मानते हैं कि ब्रुकिंग्स रिपोर्ट ये कहती है कि हम सच का सामना ही नहीं कर सकते। जबरदस्त हंगामा मच जाएगा, धर्म बिखर जाएंगे, सरकारें गिर जाएंगी। इसलिए सरकार ने यह तय किया कि हम कुछ भी नहीं बताने वाले। क्या ब्रुकिंग्स रिपोर्ट की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि अमेरिका ने न सिर्फ परग्रहियों से मुलाकात होने पर उनका सामना करने के प्रोटोकॉल्स और प्रोसीजर्स बना रखे हैं, बल्कि सरकार ने उनको जानबूझकर आम जनता से करीब 60 साल से छिपाया भी है? अगर ऐसा है तो इसकी वजह क्या है? मुझे नहीं लगता कि सरकार की सोच गलत, खतरनाक या हमें नुकसान पहुंचाने वाली है या वो झूठ बोल रही है। हमें 1938 की उस घटना को देखना चाहिए जब ओसन वेल्स ने हैलोवीन की रात को अपना वो मशहूर रेडियो प्रोग्राम किया था, वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, जिसमें एक नाटक के जरिए न्यूयॉर्क पर हमला होने की बात कही गई थी। पूरे अमेरिका में वो रेडियो प्रोग्राम सुनने वाले लोग बुरी तरह दहशत में आ गए। अभी अभी मिली खबरों के मुताबिक हम पर हमला होने वाला है। उनकी सेनाएं हमला करने को तैयार हैं। सरकार ने इस बात से सबक सीखा कि लोग घबरा जाएंगे। बहुत से लोग मानते हैं कि आम जनता को इस बात के लिए तैयार करना बहुत जरूरी है। मैं तो कहता रहा हूं कि शायद अमेरिका के लोग उस सच का सामना कर लेंगे। अगर सरकार ज्यादा खुलकर बात करे तो अच्छा होगा कि पहले जो हो चुका है उससे उन्होंने क्या सीखा, आज उसका क्या असर हो रहा है और भविष्य में क्या करेंगे। हालांकि अमेरिका की सरकार यही दावा करती है कि उसने उनके साथ पहली मुलाकात के लिए प्रोटोकॉल्स नहीं बनाए हैं, लेकिन अब ये बात राज नहीं रह गई कि सरकार परग्रही जीवों से संपर्क करने की संभावनाओं का पता लगा रही है। केप कनेवरल, फ्लोरिडा, 5 सितंबर 1977। नासा ने अपना वॉयेजर 1 प्रोब लॉन्च किया। उसका मकसद था बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ग्रहों पर जाना और वहां से जरूरी जानकारी भेजना। लेकिन वॉयेजर 1 को जो जानकारियां जमा करनी थी, उनमें सबसे दिलचस्प थी वो जानकारी जो वो अपने साथ ले जा रहा था। 2 वॉयेजर अंतरिक्ष यान 1977 में भेजे गए और उनका मिशन था हमारे सौर मंडल के बाहरी हिस्से से जानकारी जमा करना। दोनों ही हमेशा के लिए हमारे सौर मंडल के बाहर जाने वाले थे, वो कभी नहीं लौटेंगे। इसी वजह से नासा ने कार्ल को बुलाया ताकि वो उन दोनों वॉयेजर यानों पर एक संदेश लिख सके। मशहूर एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम ने वॉयेजर का गोल्डन रिकॉर्ड बनाया, जिसमें पृथ्वी के लोगों की तरफ से दूसरे ग्रहों के जीवों के लिए एक स्वागत संदेश था और उसे वही जीव पढ़ सकते थे जो इतने बुद्धिमान हो कि उसे डिकोड कर सके। मैंने करीब 5 साल तक कार्ल के साथ काम किया था। हम दोनों यही जानना चाहते थे कि क्या ब्रह्मांड में और भी बुद्धिमान जीव हैं और उनसे संपर्क कैसे करें। मैं सही वक्त पर सही जगह पर था क्योंकि वो एक ऐसी छोटी टीम बना रहे थे जो वो संदेश तैयार कर सके। मैं उस प्रोजेक्ट का डिजाइन डायरेक्टर था और मेरा काम था फ्रैंक ड्रेक के साथ डिजाइनिंग करना और ऐसे फोटोग्राफ्स और डायग्राम्स का इस्तेमाल करना जिनसे पता लग सके कि पृथ्वी और इंसान कैसे होते हैं।
गोल्डन रिकॉर्ड ने इस सोच को जन्म दिया कि अगर हमारा सामना कभी किसी और बुद्धिमान सभ्यता से होता है तो हम किस तरह से उन्हें बता सकते हैं कि हम कैसे हैं, हम खुद को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। गोल्डन रिकॉर्ड में पृथ्वी को खुशहाली भरे दिनों में दिखाया गया है। बड़ा बेहतरीन संगीत है, कई बड़े बड़े खूबसूरत चेहरे हैं जो कह रहे हैं हेलो। यहाँ ना जंग है, ना गरीबी, ना ही नाइंसाफी। मगर सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम उसे किसी परग्रही को दिखाएंगे कैसे। अगर हम भूख से बेहाल किसी बच्चे को देखते हैं तो खुद भी बड़े दुखी हो जाते हैं, मगर बच्चे को कैसा होना चाहिए शायद वो ये नहीं जानते। इस लिहाज से मुझे लगता है कि ये जरूरी है कि हम एक ऐसी चीज बनाएं जो हमारी कहानी बयां कर सके, हमारी पृथ्वी की कहानी, हमारे जीवन की कहानी, हम इंसानों की कहानी और साथ ही हमारे भविष्य की कहानी। अगर हमें किसी और बुद्धिमान सभ्यता से कोई संदेश मिलता है तो उसका जवाब देने के लिए क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, इसके बारे में अलग अलग एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। कुछ लोग मानते हैं कि हमें अपना बेहतरीन रूप पेश करना चाहिए, जबकि कुछ लोगों की राय है कि हमें इंटरनेट पर अपने स्याह रूपों को भर देना चाहिए ताकि साफ साफ ये पता चल सके कि एक प्रजाति के तौर पर हम कैसे हैं। क्या नासा का कार्ल सेगन के गोल्डन रिकॉर्ड को बनाने और उसे लागू करने से जुड़ना इस बात का सबूत है कि सरकार भी मानती है कि ब्रह्मांड में दूसरे बुद्धिमान जीव हैं? अगर ऐसा है तो क्या इसकी वजह सिर्फ एक वैज्ञानिक अंदाजा है या परग्रही जीवों से पहले हो चुकी मुलाकात के आधार पर बनाई गई एक ठोस सोच है? इसका जवाब देने के लिए एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स उन कोशिशों की तरफ इशारा करते हैं जो परग्रही जीवों से संपर्क करने के लिए सरकार काफी समय से कर रही है। वॉशिंगटन डीसी 24 मार्च 1961। द ब्रुकिंग्स रिपोर्ट सरकार का पहला ऐसा दस्तावेज थी कि अगर हमारा सामना कभी परग्रही जीवों से हो तो हमें क्या करना चाहिए। इससे जुड़े प्रोटोकॉल्स को हाउस कमेटी ऑन साइंस एंड एस्ट्रोनॉटिक्स में और फिर कांग्रेशनल रिकॉर्ड में पेश किया गया। लेकिन एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट मानते हैं कि इस तरह के प्रोटोकॉल्स नए नहीं थे, बल्कि वो तो तभी से थे जब प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन ने सन 1947 में रॉसवेल की मशहूर घटना की जांच के आदेश दिए थे। ट्रूमन ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही उस वक्त के वैज्ञानिकों और सेना के लोगों के साथ साथ व्यापारियों से बात करके एक ग्रुप बनाया, मैजेस्टिक 12 MJ12, जिसका काम था रिसर्च करके उन्हें रिपोर्ट देना। बाहर के लोगों को कोई जानकारी नहीं थी यूएफओज या ईटीज के बारे में। वो हादसों या उनसे मिली लाशों के बारे में कुछ नहीं जानते थे। एक दस्तावेज था मैजेस्टिक 12 स्पेशल ऑपरेशंस मैनुअल, जिसमें साफ साफ लिखा था कि सेना के एक अधिकारी या जवान को तब क्या करना है जब उसका सामना हादसे का शिकार हुए किसी यूएफओ से हो। उसे उसमें मौजूद जिंदा या मुर्दा परग्रही के पास जाना है और किस तरह से लाश को ठिकाने लगाना है। ये बड़े व्यापक प्रोटोकॉल्स थे और साफ साफ लिखा था कि अगर किसी परग्रही से सामना हो जाए तो क्या करना है। एरोस्पेस इंजीनियर डॉक्टर रॉबर्ट वुड उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने सबसे पहले MJ12 दस्तावेज की जांच की थी। उन्होंने उस दस्तावेज में दिए गए यान के ब्यौरे के आधार पर यह कहा कि स्पेशल ऑपरेशंस मैनुअल बिल्कुल सही है। स्पेशल ऑपरेशंस मैनुअल कई लिहाज से बड़ा ही अच्छा था। उसमें यूएफओस के 4 अलग अलग आकारों के बारे में विस्तार से लिखा था। इसके अलावा उसमें दूसरे ग्रहों के बायोलॉजिकल जीवों की बात भी थी। मैजेस्टिक 12 ने बड़े साफ तरीके से दूसरे ग्रहों के बायोलॉजिकल जीवों की बात की थी और उनके बारे में लिखा था। उसका चैप्टर 5 है एनकाउंटर्स, और एनकाउंटर्स सिर्फ किसी सैनिक ठिकाने या किसी ऐसी गुप्त जगह पर ही हो सकता है जिसके बारे में दोनों पक्ष सहमत हो। इसे जोड़ा गया सकोरो में लॉनी जमोरा के साथ हुई घटना से। 24 अप्रैल 1964 को सकोरो न्यू मैक्सिको में एक पुलिस अधिकारी लॉनी जमोरा की नजर अचानक एक ऐसी चीज पर पड़ी जो उन्हें हादसे में शिकार हुआ एक व्हीकल लग रहा था जो सड़क के किनारे था। उन्होंने अपनी पुलिस कार रोकी और उसकी तरफ बढ़े। जब वो उस व्हीकल के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो अंडे के आकार जैसा यान है और उसके चारों पैर नीचे जमीन में धंसे हुए हैं। उन्होंने वहां 2 लोगों को देखा जिन्होंने सिल्वर सूट पहन रखा था।
वो दोनों यान के अंदर गए और फिर वो यान उड़ गया। और जब एक दूसरा अधिकारी भी उस जगह पर पहुंचा और वो दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां पर यान खड़ा था, तब उन्होंने देखा कि उस जमीन में उस जगह पर 4 गड्ढे बन गए हैं जहां यान के चारों पैर थे। लॉनी जमोरा के साथ हुई यह घटना 1964 में सुर्खियों में छा गई। उसके बाद उस घटना से जुड़ी कई और बातें सरकार की फाइलों से निकलकर इंटरनेट पर आम हो गईं। अगर वो फाइल्स सही थीं, तो उनमें भी उन प्रोटोकॉल्स का जिक्र था जिनकी बात MJ-12 दस्तावेज में कही गई थी। सपो डॉक्यूमेंट्स में एबेंस की बात कही गई है, उन्हें यही नाम दिया गया था। उसके मुताबिक वो पृथ्वी पर आए और उनकी मुलाकात न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज में अमेरिकन सरकार के अधिकारियों से हुई थी। उस दस्तावेज के मुताबिक जमोरा ने जिस यान को देखा था, उस यान में 2 जासूस थे जो गलत कोऑर्डिनेट्स मिलने की वजह से गलत जगह पर उतर गए थे। क्या ये कहा जा सकता है कि अमेरिकन सरकार न सिर्फ उन दूसरे ग्रह के जीवों के बारे में जानती है, बल्कि वो उनके संपर्क में भी है? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस के मुताबिक सरकार को पता है और शायद यूनाइटेड नेशंस ने भी उन पर ग्रही जीवों के लिए अपना एक राजदूत नियुक्त किया था। सितंबर 2010, दुनिया भर के न्यूज संगठनों ने खबर दी कि यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस ऑफ आउटर स्पेस अफेयर्स ने परग्रही जीवों से पहली बार सामना होने पर क्या करना है, इस विषय पर आम लोगों के लिए कई प्रोटोकॉल्स जारी किए हैं। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद ये कहानी बड़े रहस्यमय तरीके से अचानक ही गायब हो गई। जब हमने इसके बारे में और जानकारी पाने की कोशिश की, तो यूनाइटेड नेशंस के अधिकारियों ने साफ मना कर दिया। यूनाइटेड नेशंस ने घोषणा की थी कि वो परग्रहियों से संपर्क के मामले में कुछ प्रोटोकॉल्स जारी करने वाला है, मगर वो आज तक हमें नहीं मिले हैं। लेकिन उनकी घोषणा नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि वो हैं ही नहीं। मैं तो मानता हूँ कि वो प्रोटोकॉल्स बनाए जा चुके हैं और हम पहले से परग्रहियों के संपर्क में हैं। यूनाइटेड नेशंस ने साफ साफ कहा कि आप हमारे पास ऐसे सवाल लेकर तभी आए जब पूरी दुनिया उसके बारे में एक मत हो। लेकिन दुनिया भर का एक मत होना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए कल कोई परग्रही हमारे सामने आए और कहे, मुझे अपने लीडर के पास ले चलो, जैसा फिल्मों या कहानियों में होता है, तो हम उसे किसके पास ले जाएंगे? कुछ लोग कहेंगे कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल के पास। नहीं, उनसे शायद बात नहीं बनेगी। हो सकता है वो ये देखें कि दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल मशीन किसके पास है। तब मेरे हिसाब से वो होंगे अमेरिकन प्रेसिडेंट या फिर रशियन प्रेसिडेंट या चाइनीज प्रेसिडेंट। इन सबको इस मुद्दे पर एक साथ होना होगा। लेकिन क्या वो बुद्धिमान जीव टेक्नोलॉजी के मामले में भी उतने उन्नत होंगे कि पृथ्वी तक का सफर कर सके? और तब किनके प्रोटोकॉल ज्यादा काम आएंगे, हमारे या उनके? अब हम कम से कम ये तो मान रहे हैं कि दुनिया भर में दूसरे ग्रहों के जीव मौजूद हैं, और अब हमें ये देखना होगा कि कहीं उन परग्रही जीवों के अपने प्रोटोकॉल्स तो नहीं हैं, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं कि उनके प्रोटोकॉल्स हमारे प्रोटोकॉल से कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होंगे। हमें उनके कहे मुताबिक उनसे बात करनी होगी, या जब हम अंतरिक्ष में जाएंगे तो दूसरे परग्रही जीवों से उनके मुताबिक बात करनी होगी। क्या जो दोनों दुनिया मिलने वाली हैं वो एक दूसरे से मिलने लायक हैं? मैं तो कहूंगा हाँ, क्योंकि हम ठीक वहीं से आए हैं। क्योंकि नेटिव अमेरिकन कल्चर में 13 बसी हुई दुनिया या ग्रहों का जिक्र है। उनमें हमारी पृथ्वी सबसे नई है। इसे बच्चों का ग्रह कहा जाता है। और बच्चा क्या करता है? मेरे ख्याल से बच्चे हमारी बात सुनते हैं और उन बातों से सीखते हैं। अब समय आ गया है कि हम अपने अतीत को करीब से देखें और अपनी परंपराओं से जानें कि हम कभी भी अकेले नहीं थे। नासा बड़ी शिद्दत से मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यात्री भेजने की तैयारी कर रहा है, मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम इंसान भी दूसरे ग्रहों पर दूसरी दुनिया के जीव ही होंगे। और जब हमें पता लगेगा कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं, तब हम क्या करेंगे? क्या हम उनका स्वागत करेंगे या वो हमारा स्वागत करेंगे?